जय हिंद इनसाइट असिस्टेंट्स। अगर आप एफकैट 2 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग एक बात तो जानते ही हैं कि एडसेल ने पेपर को काफी टफ कर दिया है। और ये जो वीडियो है ना, दिस इज टू टैकल द सेम थिंग। मैथ्स में आप लोग डरते होंगे फॉर श्योर, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को ऐसे मिलते होंगे जिन्हें देख के लगता है यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये वीडियो उसी चीज को केटर करने के लिए है। इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको लगते हैं ना, वो 7-8 क्वेश्चन पेपर में जैसे देख के डर लग रहा होगा, अब वो बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। आपको ट्रिक्स के थ्रू वो सारी इंपॉर्टेंट चीज कराई जाएगी इस छोटी सी वीडियो में, ताकि आप जब कोई भी क्वेश्चन पेपर अब सॉल्व करें, आपको ऐसे चुटकियों में उसका आंसर मिले। ठीक है, आप लोग जानते हैं एक बात तो कि ऑलरेडी इनसाइट एसएसबी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज जो है हम लोगों ने स्टार्ट करी है। ठीक है, बस ये कर जाओ यार, 10 दिन में हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके कुछ इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपके मार्क्स इंक्रीज कराऊंगी 50 या 100 मार्क्स। आई विल मेक श्योर कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो, आपकी कट ऑफ क्लियर हो, जस्ट बाय दीज 10 डेज की वीडियोस। ठीक है, ऑलरेडी मैथ्स में जो बेसिक है ना, अगर आपके बेसिक भी थोड़े कमजोर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी ये अर्थमेटिक मैथ्स है और ये आपकी एडवांस मैथ्स है, ये दोनों कवर कर लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो या इससे पहले, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी इन दोनों के दोनों वीडियोस का लिंक। ठीक है, और इसके बाद ये हॉट्स वाली वीडियो, बस भाई ये करके चले जाओ। आई गारंटी यू आप आराम से मैथ्स, तो मतलब मैथ्स में आपकी नैया पार हो जाएगी। दिस इज आवर गारंटी। एंड जैसे कि आप जानते हैं, राधिका मैम इज आवर स्टार एजुकेटर फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। ये वीडियो जो है अगेन राधिका मैम कवर करेंगी और आपकी एक एक क्वेरी इस तरीके से सॉल्व करती चलेंगी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे इन योर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द हॉट्स लेवल क्वेश्चन। और इसमें ना हॉट्स के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, थोड़े बहुत हॉट्स और थोड़े बहुत मीडियम, ताकि जो भी टफ क्वेश्चंस लगते हैं ना, एक आम बच्चे को भी जो टफ क्वेश्चंस लगते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद आवर प्रिपरेशन। और आज हम करेंगे एकदम धमाकेदार सीरीज के साथ हॉट्स लेवल के क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है आपका। What approximate value will come in the place of the question mark in the following question and you are not expected to calculate the exact value। ये क्वेश्चन आपके, अगर मैं बताया जाऊँ कि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, आगे पीछे का ले सकते हो। जैसे कि पहले समझो कि ये बोल क्या रहा है। जैसे अगर 2.2 होता है तो आप क्या बोलते होगी, मैम ये तो 2 मान सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर 0.5 से ज़्यादा नंबर है तो आगे वाला नंबर मानते हैं, कम है तो वही नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे 2.8 है, आप इसको क्या मान सकते हो, आप 3 भी तो मान सकते हो। तो यही अप्रोक्सीमेशन होता है कि आप एक अप्रोक्स डिजिट मान लीजिए और आंसर निकालिए। यहाँ देखो 47.89 है, तो 0.89 है बच्चा, इसको क्या मैं 48 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। अब 14.74 को मैं 15 लिख सकती हूँ। ऐसे मैंने अप्रोक्स कर लिया। माइनस कीजिए 23.94 को मैं 24 लिख सकती हूँ और आपका 25.45, देखो 0.5 से छोटा है तो इसको मैं 25 लिख सकती हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 720। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 600। दोनों को माइनस करना है, यानी 120 विल बी द आंसर। ये पॉइंट के साथ नहीं करना था चीज़ें, ये होता है अप्रोक्सीमेशन, जब आप उस वैल्यू के आगे पीछे कुछ मान लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। समझ आया? और ये 120 बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मत बोलना कि यार ये एग्जैक्ट में 120 नहीं आ रहा, नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरी 120 है। हो सकता है इसकी वैल्यू 119, 118 पॉइंट समथिंग आई हो, या फिर इसकी वैल्यू 120 पॉइंट समथिंग आई हो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन मैंने दिया है, सॉल्व करना है। अब आप सब इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो, जल्दी से मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। देखो, अगर इसमें क्वेश्चन में आके हमने लिखा ये x है, तो x% ऑफ, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने हमें मैथ्स की लैंग्वेज पढ़ना सिखा दिया, आप इसे खोलते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। यानी x% कितना होता है? x% मतलब x/100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500 माइनस ऑफ 900 इज इक्वल्स टू 252 माइनस ऑफ 60% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 250। क्या ये आप सॉल्व कर सकते हैं? इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x माइनस ऑफ 900 इज इक्वल्स टू 252 माइनस ऑफ 6 इंटू 25। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको ज़रा सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब इसको आप जल्दी से सॉल्व करने का आपका जिम्मेदारी है।
ठीक है, इक्वेशन खोलनी समझ में आई कि मैथ्स की लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आप तब से इतना ही सीख रहे हो। मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया आपको किसी भी चीज़ में, मैंने हर चीज़ को आपको आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करवाया है। चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो तो आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट है, आपको उन्हें मान कर करवाया कि 100 मान लो, x मान लो, बेसिक कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फेयर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू दैट फीमेल्स इज 12:7। यानी अगर मैं मेल्स को मान लेती हूँ 12x और फीमेल्स को मान लेती हूँ 7x, तो अब इसने क्या बोला है कि 75% ऑफ द मेल्स एंड 80 फीमेल्स आर मैरिड। यानी 75% मेल मैरिड हैं और आपका 80 फीमेल्स आपकी मैरिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बोलोगी कि मैम एक तो परसेंटेज में है और एक आपका नंबर में है, तो कैसे करेंगे जरा देखो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पूछ किसकी रहा है, ये मैरिड की पूछ रहा है कि अनमैरिड की पूछ रहा है। देखो रेशियो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल्स का दे रखा है, यानी कि अनमैरिड मेल अपॉन अनमैरिड फीमेल का रेशियो 6/13 है। तो बच्चा अगर मैं ये निकाल लेती हूँ दोनों, तो मेरा क्या सॉल्व हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा। हमें एक बार ये निकालना है। तो देखो अगर ये मेरे मेल और फीमेल हैं और इनमें से आपके मेल्स कितने मैरिड हैं? 75% मैरिड है, तो बच्चा अनमैरिड कितने होंगे? आप बोलेंगे कि मैम 25% अनमैरिड हो जाएंगे। इतना समझ में आया? यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये 12x का 25% कितना हो जाएगा? 25 इंटू 12x, यानी इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 3x। इसको मैं लिख देती हूँ, 0.25 ऑफ 12x आपको करना था, जो कि आपका 3x के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जरा सॉल्व कीजिए। बैग ए कंटेन्स 12 व्हाइट बॉल्स, 8 ब्लू बॉल्स एंड x+5 ब्लैक बॉल्स। यानी बेटा ए बैग में क्या क्या है? आप बोलोगे पहले मैम व्हाइट बॉल है 12 और फिर आपका ब्लू बॉल है कितनी 8 और फिर आपके पास ब्लैक बॉल है कितनी x+5 आपका। ठीक है, इतना दे रखा है। बी के पास क्या क्या है? बी का लिख लीजिए। बी कंटेन्स येलो बॉल, यानी येलो बॉल है, आपका वायलेट है और आपका क्या है? रेड बॉल है। तो येलो तो आपका x+3 है, वायलेट आपका 2x+6 है और रेड आपका x+1 है। बोला क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ वायलेट बॉल फ्रॉम बी, यानी वायलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम ए इज 1/3, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 1/3 अगर है, तो ये निकालो वायलेट के लिए, ये आपसे पूछा है। तो देखो वायलेट के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x कहाँ से निकलेगा बेटा? यहाँ से निकलेगा। जो चीज़ें दी जाती है ना मैथ्स में, वहाँ से एक अननोन वेरिएबल निकाला करो, क्योंकि x यहीं पर है। इस x को निकालो और आपका आंसर लेकर आओ। तो यानी आप जरा देखो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? ब्लैक कितनी है बॉल? यही तो है x+5 और टोटल बॉल्स कितनी है? 12 + 8 + x+5, ये आपकी टोटल बॉल्स हो गई, यानी कि 25 + x आपकी टोटल बॉल्स होगी। दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी किसके बराबर दे रखी है? 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x + 15 इज इक्वल्स टू 25 + x आपका, यानी कि 2x की वैल्यू 10 के बराबर, तो x की वैल्यू 5 के बराबर आ चुकी है। जैसे ही x 5 आया तो वायलेट बता दो कितना होगा। आप बोलोगे कि मैम ये वायलेट आपके पास 16 बॉल्स हो जाएंगी। येलो कितनी हो जाएंगी? येलो आपके पास 8 हो जाएंगी और आपके पास रेड कितनी हो जाएंगी? 6 बॉल्स रेड की हो जाएंगी। अब तो इजी हो गया ना। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वायलेट। आप बोलोगे मैम वायलेट टोटल 16 है और टोटल बॉल्स कितनी है? यहाँ पर इन सब को ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल बॉल्स आ जाएंगे, वो आपके पास नीचे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 16/30 दैट मीन्स 8/15 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इजी था, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आया होगा कि यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसकी लैंग्वेज बड़ी है तो वही आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 km/h आफ्टर एवरी 2 hours, यानी हर 2 घंटे में वो अपनी स्पीड 5 से बढ़ा देता है। ठीक है, यानी 5 पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, ऐसे। ठीक है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 10 hours इज 350, यानी 10 घंटे में अगर इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो बताओ कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 8 घंटे में। इफ ही हैड ट्रेवल्ड फॉर 8 hours विद हिज इनिशियल स्पीड, यानी कि 8 घंटे वो इनिशियल स्पीड के साथ ही चल रहा है, कोई इंक्रीज नहीं करी उसने, तो बताओ कितना होगा। ये आपको डिस्टेंस आपको निकालना है।
अब देखो लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे है, अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ईजी कितना था। देखो सबसे पहले अगर मैं इनिशियल स्पीड रखती हूँ कि अगर वो इनिशियली x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अगर 2 × x, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे और x किलोमीटर यानी डिस्टेंस होगी मेरी, तो 2x का प्लस 2 × x + 5, क्योंकि आगे इसने 5 किलोमीटर बढ़ा दी, प्लस 2 × x + 10, क्योंकि 5 के अंदर फिर 5 हो गया ना, मैंने क्या बोला था, 5 है फिर 10 है फिर 15 है, ऐसे आएगा, प्लस 2 × x + 15 प्लस 2 × x + 20, यहाँ तक। अब मैंने यहाँ तक क्यों निकाला है आपका, क्यों, क्योंकि इसने ये 10 घंटे कवर करे हैं 350, यानी ये डिस्टेंस उसने कवर करी है 350 किलोमीटर के अंदर। इतना समझ आया होगा। अब आप ये बोलोगे कि मैम इसमें तो आपने सिर्फ 5 ही बार मल्टीप्लाई किया है, ये तो 10 बार होना चाहिए। बेटा ये 2 घंटे में इंक्रीज कर रहा है, तो हर 2 घंटे यानी 2 घंटे यहाँ हो गए कवर, फिर 2 घंटे यहाँ कवर हो गए, 2 घंटे यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, यानी टोटल 10 घंटे कवर कर लिए इसने। तो 10 घंटे में ये मेरी डिस्टेंस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 350 दे रखी है। इसको क्या सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को पूरी, 2 को कॉमन ले लो, इधर से कट कर दीजिए, 175 कट हो जाएगा, और x + x + x + x + x यानी 5x प्लस इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 + 10 + 15 + 20, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 10x + 100 = 350। अगर आप नहीं काटना चाहते तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी। जैसे ही x 25 आया, पूछा क्या है 8 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो बेटा 8 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा, 25 की स्पीड से चल रहा है, 8 घंटे में वो 200 किलोमीटर चलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। इजी था, हमने सिर्फ x निकाला पहले, क्योंकि बाद में उसने बोला है कि वो कोई इंक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल स्पीड से चल रहा है, यानी जो थी वो कांस्टेंट से चल रहा है। अगर वो बोलता कि यहाँ पर भी वो बार बार बढ़ा रहा है ना 5 से, तो आपको अलग आता आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। A and B invested certain sum in the ratio 4:5 in a business. After 2 years, A withdraws 25% of his investment while B withdraws 20% of his investment. मैंने एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन डाला है इन्वेस्टमेंट वाला, ताकि ये भी क्लियर हो कि कैसे निकालते हैं। देखो A और B ने इन्वेस्ट किया 4:5 में, यानी A को मैं मान रही हूँ 4x अगर इसने पैसे लगाए और B ने 5x पैसे लगाए, ठीक है। अब बोला क्या है कि 2 साल बाद, बेटा 2 साल तक वो 4x से तो लगाएगा A, तो 4x × 2 लिख दो सीधा सीधा, यानी इतना ये A का हो गया पैसा। उसके बाद इसने क्या बोला कि 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इसने विड्रॉ कर लिया, यानी 2 साल तक तो उसने लगाए और 2 साल तक तो उसने यही तो लगाए होंगे, उसके बाद उसने इतना हटा दिया, ठीक है। और फिर क्या किया इसने, एंड ऑफ द 4 ईयर तक करते रहे इन्वेस्ट अपना, यानी ये तो उसने स्टार्टिंग 2 साल किया, उसके बाद ये कितना करेगा 0.75 ही तो करेगा। पहले अगर 1 अमाउंट कर रहा था, अब ये 25% विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना 0.75। इसका ये ओरिजिनल अमाउंट कितना था 4x है, इतना ये इन्वेस्ट करने वाला है। कितने साल के लिए, देखो 2 साल के लिए हो चुका है, 4 साल तक कंटिन्यू करना था तो 2 साल और लगाने वाला है। वापस से समझाती हूँ जरा, देखो ये टाइमलाइन है 4 साल की, ए के बारे में बता रही हूँ, बी समझ में आ जाएगा खुद। देखो पहले ये 2 साल तक ए के पास जैसे सपोज करो 10 रुपए थे, तो पहले इसने 2 साल तक तो क्या किया, अपने 10 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, पूरा अमाउंट। आप बोलोगे मतलब यानी मैम इसने 20 रुपए लगा दिए, ठीक है, 20 कहाँ से आए 2 × 10, यानी जितने साल इसने लगाया इंटू जितना पैसा लगाया, ठीक है। अब आगे के 2 साल देखो, इसने बोला कि मैम मैं 10 रुपए में से ना 2 रुपए निकाल रहा हूँ, मैं 2 रुपए नहीं लगाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर बेटा तो 2 रुपए नहीं लगा रहा तो आप 8 रुपए लगा रहे हो, 8 रुपए तो लगा रहे हो, यानी 8 रुपीज आप लगा रहे हो कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। पर यहाँ पे 8 रुपीज मुझे पता चल गया, या फिर मैं ये बोल सकती थी कि आपने 10 रुपीज में से 10% मैंने हटा दिया। अगर मैंने 10% हटा दिया तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, अगर आपको नंबर में निकालना है तो 10 में से आपने 10% हटा दिया, यानी अभी आप 0.9 रुपीज लगा रहे हो इनटू 2 साल के लिए। यही मैंने यहाँ लिखा है, 2 साल का ये रहा, उसके बाद मेरा ये रहा जिसमें मैंने कि आपका 25% हटा दिया और 0.75 रख लिया। 25% हटाओगे तो बचेगा क्या 75%, यानी कि 0.75। समझ आया, अभी बेसिक से समझाया आया होगा, क्लियर हुआ होगा, मुझे इतना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि क्या बोला है। अब ये तो हो गया ए का अमाउंट,
ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट दे रखा है दोनों का, तो जरा ये तो ए का हो गया ना, बी का भी लिख लो जरा। बी का कितना हो जाएगा, पहले इसके पास पैसे है 5x, यानी पहले तो ये पूरे पैसे लगा रहा है 2 साल के लिए, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, फिर इसने बोला कि मैम मैं 20% हटा रहा हूँ, तो 20% हटाएगा तो अब कितना लगाएगा ये 20% हटाने के बाद, ये आपका 0.8 लगाएगा 5x का आगे के 2 साल के लिए। ये हो गए दोनों के पैसे। अब इन दोनों के पैसे क्या दे रखे हैं यहाँ पे कि इनका प्रॉफिट मुझे दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट इनका मुझे गिवन है, तो प्रॉफिट गिवन है तो क्या बताओ, देखो प्रॉफिट अगर गिवन है, अगर 25,600 आपको ए का शेयर बताना है, तो देखिए कैसे करोगी। तो इसका मतलब है कि ए के शेयर के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ए का पार्ट कितना है। तो देखो इसकी वैल्यू निकाल लो, पहले बी की वैल्यू निकालो, 5x इंटू 2 यानी कि आपका 10x प्लस 0.8 इंटू 5x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 18x आ गया मेरा बी की वैल्यू। ऐसे ही ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x इंटू 2 यानी कि 4x इंटू 2 आपका 8x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6x, यानी बी की वैल्यू मेरे पास 14x आ चुकी है। तो ए और बी के कितने पार्ट्स हो गए, मेरे पास 14x अपॉन 18x यानी कि 7/9 पार्ट्स मेरे हो चुके हैं ए और बी के। डन। अब ए का शेयर निकालना है, इजी है। आप बोलोगे कि मैम टोटल पार्ट्स कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 7 + 9 दैट इज 16। 16 में से ए का पार्ट कितना है, 7 पार्ट ए का है, और टोटल प्रॉफिट कितना है 25,600। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 11200 रुपीज आपका। क्लियर हो गया। ये बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बस आपको तरीका समझाया, ये मैंने तरीका ये वाला समझाया था कि ये काउंट कैसे करते हो इन्वेस्टमेंट को, और यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली है। और प्रॉफिट शेयर मतलब क्या होता है, वेजेस वाला, जो हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं कि पर जो भी पर्सन को जब हम वेज देते हैं सेम आपका प्रॉफिट होता है। पार्ट्स में निकालोगे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी इन द स्टिल वाटर इज 3:5, यानी कि मैं 3x और 5x मान लेती हूँ इनकी स्पीड को, ठीक है। अब इसने बोला है कि बोट ए एंड बी कैन कवर 192 एंड 288 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन इक्वल टाइम, यानी दोनों बराबर टाइम ले रही है, बस इनका क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है दोनों के। अब इसने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ बोट ए का टाइम आपको रेशियो बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। ये इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है 3x और 5x, पर स्ट्रीम नहीं पता, तो हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की वैल्यू y है, ठीक है। अब जैसे ही y पता है, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि क्या बच्चा, अगर मैं 3x प्लस y लिखती हूँ, क्या वो 192/t के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि देखो बोट ए ने डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर कवर किया, तो इतना किलोमीटर अपॉन टाइम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरी, समझ में आया। ऐसे मेरी बी की बता दो, बी कितना हो जाएगा मेरा, बी का यहाँ से 5x प्लस y की वैल्यू कितनी डिस्टेंस कवर करी, 288 कवर करी, t रिस्पेक्ट पे करी, t टाइम में, मतलब दो मेरी इक्वेशन, दो मेरी वेरिएबल, क्या ये सॉल्व हो जाएंगे? आप लोग इनको डिवाइड कर दीजिएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, x और y में इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करना, यहाँ से x और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी, और जैसे ही बराबर आई यानी कि x और y का रेशियो 1/1 का आ चुका है, यानी मेरी स्पीड a की वैल्यू कितनी आ गई, a की स्पीड 3 आ गई और मेरी b की 5 आ गई, और स्ट्रीम की स्पीड मेरी 1 आ चुकी है। तो पूछा क्या है, a की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, यानी a की स्पीड कितनी है 3 और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1, तो 3:1 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? मुझे सिर्फ जितना दे रखा था, मुझे डाउनस्ट्रीम में जो फॉर्मूला पता था मैंने वही लगाया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे x मान के मैंने पहले लिख लिया था ताकि इजी लगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। P इन्वेस्टेड ₹4800 एट 45% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, यानी P ने इतना पैसा इतने रेट पे इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए, ठीक है। अब क्या है इसमें कि 75% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इज देन इन्वेस्टेड एट 50% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन द स्कीम बी, यानी देखो अब पहले क्वेश्चन समझो। P एक पर्सन है, उसने 2 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, A में और B में। A में तो उसने सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे किया है और B में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे किया है। A में इसने प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है कि जो भी अमाउंट इसका रिसीव हुआ उसको इसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, एक रेट पर और एक टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ से कितना अमाउंट निकलेगा ये आपको बताना है।
क्वेश्चन समझ में आया? फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ज़रा देखो, पहले मुझे ये इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। कितना होता है इंटरेस्ट आपका यहाँ से? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 100 कर दीजिए। क्या आएगा? ये इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी इंटरेस्ट पे आप प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिए तो पूरा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा एसआई के रिस्पेक्ट में। यानी मैं आपको बता देती हूँ, एसआई के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट यहाँ से निकलेगा दैट विल बी 13440 रुपीज़ आपका। डन। ये मल्टीप्लिकेशन ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अब इसे भी करेंगे तो थोड़ा टाइम आपका इंक्रीज होगा। ये आपका इजी है क्योंकि मैं बिल्कुल एंड स्टेप पे छोड़ रही हूँ ताकि आप यहाँ से कर पाएँ। अब देखो अमाउंट मेरे पास एसआई का आ चुका है। एसआई का अमाउंट मेरा अगर आ गया है तो इस अमाउंट को जरा कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इसमें जब इन्वेस्ट करोगे सम को तो कितने पे इन्वेस्ट करना है? यहाँ देखो आपका 50% पे करना है। तो सम इन्वेस्ट करो 50% पे, कितना होगा? मेरा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मेरे पास हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल यहाँ चेंज हो जाएगा। देखो 75% ऑफ द अमाउंट। बच्चा यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं दे रखा, ये और ध्यान रखना जरा। ये ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट आएगा ना ये वाला, इसका टोटल नहीं, इसका सिर्फ 75% अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सिर्फ 75% कितना हो जाएगा इस पूरे अमाउंट का? इसे सॉल्व करोगे 3/4 पार्ट निकाल लो इसका 3/4 पार्ट हो जाएगा 10080। ये मेरा प्रिंसिपल होगा जो सीआई में लगने वाला है। तो इस प्रिंसिपल पर 1 प्लस रेट पर निकाल दीजिए। कितने टाइम के लिए डाला है? 2 साल के लिए डाला है। क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते? यहाँ से इसको सॉल्व करना, आपके पास आंसर आएगा एंड यू आर गोइंग टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपका 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आया। क्वेश्चन समझ में आया? इसने पहले मुझे बोला एक स्कीम में इसने एसआई पे पैसा लगाया, जितना अमाउंट इसका बनता है इस अमाउंट का 75% इसने सीआई पे लगा दिया, और वो दोनों के आपके रिस्पेक्टेड जो भी आपके टर्म्स है, वेरिएबल्स है, वो दे रखे थे। ठीक है, तो आपने बस क्वेश्चन समझा और अपना आंसर प्रोसीड किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या बोला है? 15 आर्टिकल वो परचेज एट इक्वल प्राइजेस, यानी इक्वल प्राइजेस पे परचेज करे। देखो अगर मैं एक प्राइस का यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x मानती हूँ तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल, यानी इसमें से 40% आर्टिकल को क्या किया इन लोगों ने? ये प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि 20% प्रॉफिट में बेचा है इनको तो, और जो बचे हुए कितना हो जाएगा? 60% बचेगा। इनको क्या कर रहे हैं? ये 40% लॉस पर बेच रहे हैं। क्या समझ में आया यहाँ तक? मैंने सब डायरेक्ट लिखा है फ्लो चार्ट के अंदर। अब जरा निकालो इनकी सेलिंग प्राइस क्या क्या होगा दोनों का। देखो 15x का 40% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि मैम आप 15x लिखिए, इसका 40% यानी कि इसका 0.4 टाइम्स के जो आर्टिकल होंगे उसको प्रॉफिट पे बेचा है 20%। 20% प्रॉफिट मतलब 100 के ऊपर 20 और, यानी 120 रुपीज़, यही तो लिखते थे, यानी कि 1.2 आपका। समझ में आया? यानी अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.2x आपका। अब ये देखो अगर 40% हो गया तो बचेंगे कितने? 60% आर्टिकल बचेंगे। इसको 40% लॉस पे बेचा है, यानी बच्चा आपका 60% आर्टिकल मतलब 0.6 आर्टिकल्स को इन्होंने क्या किया? 15x टोटल आर्टिकल से इनका 0.6 आर्टिकल्स को 0.6 के मतलब 40% लॉस यानी 0.6 पे बेचा है पर आर्टिकल। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज 5.4x आपका। तो ये SP1 हो गया, ये SP2 हो गया, तो दोनों का मिलाकर टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7.2x प्लस 5.4x दैट इज इक्वल्स टू 12.6x आपका। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, यानी कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस बोला है तो 15 की टोटल सीपी हमने क्या मानी थी? 15x मानी थी, और टोटल एसपी कितना निकल के आया है? 12.6x आया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 50:43 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? मुझे जैसे क्वेश्चन ने बोला था मैंने वैसे किया। ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करना कि मैम क्या क्या दे रखा है, जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे प्रोसीड किया करो, आपका आंसर आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द इनकम ऑफ द पर्सन इज ₹8,000 मोर देन डेट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, यानी अगर मैं इनकम को x मान रही हूँ तो क्या आप मुझे एक्सपेंडिचर बता सकते हैं कितना होगा? आप बोलोगे मैम x माइनस 8,000 कर दीजिए, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा कि बोला है कि इफ ही स्पेंड्स 36% ऑफ हिज इनकम देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो मुझे जरा यहाँ से सेविंग बताओ। सेविंग होगा इनकम में से जब एक्सपेंडिचर यानी खर्चा माइनस कर देते हो, क्या वो सेविंग
सेविंग आ जाएगा, यानी मेरी सेविंग 8,000 रुपये की हो चुकी है। जो सेविंग अगर मेरी 8,000 है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बच्चा वो 36% स्पेंड कर रहा है, यानी कि वो बचा कितना रहा है, वो 64% ही तो बचा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये, मेरे अकॉर्डिंग 8,000, यानी कि 64% की वैल्यू 8,000 दे रखी है। तो क्या इनकम बता दोगे आप कितनी होगी? इनकम हो जाएगी 8,000 अपॉन 64, यानी 0.64 कर दीजिए सीधा, 64% की जगह 0.64 लिखो। तो इनकम कितनी हो जाएगी? 12,500 हो जाएगी मेरी इनकम। तो एक्सपेंडिचर बताओ, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 12,500 में से 8,000 माइनस करो, यानी कि 4,500 मेरा एक्सपेंडिचर आ चुका है। बोला क्या है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस बताओ। तो सेविंग 8,000 है, एक्सपेंडिचर इतना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3,500। या तो देखो 100 मान के कर सकते हो, 100 नहीं मान रहे तो x मान के कर सकते हो। आज के लेक्चर में मैं मेजरली x मान के इसलिए करवा रही हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चन वैसे ही है, और उसमें भी मैं अगर x मान लूंगी ना तो ऊपर नीचे हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए x मान के चलो तो आप इजिली क्रॉस कर जाओगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। टू स्कूल बेल्स रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। देखो अगर दो बेल 36 मिनट और 45 पे आपकी बजती हैं, मैंने ये आपका LCM HCF में करवाया एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि अगर दोनों बज रही है तो बताओ, अगर ये पहली बार 9 बजे साथ में बजती हैं तो अगली बार कब बजेंगी? देखो जब भी टुगेदर की कोई बात आ जाती है ना, तो LCM हमेशा बीच में आएगा। तो इन दोनों नंबर का LCM निकाल लो पहले, सबसे पहले। आप बोलोगे कि अब देखो LCM में मैं बता देती हूँ, कहीं आप लोग भूल गए हो। तो LCM निकालते हैं, आप इसे डिवाइड करते हो 3 से करो, आपका 12 और आपका 15, फिर 3 से किया हमने 4 और 5 टाइम्स, फिर 4 से किया और फिर 5 से किया, तो आपके पास आ जाएगा 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका LCM आ जाएगा 180, यानी इनका मेरा LCM 180 आ गया। दैट मीन्स 3 घंटे होता है 180। तो 3 आवर्स मतलब पहले अगर 9 बजे बजा है तो अब ये 3 घंटे बाद बजेगा साथ में। दैट मीन्स 12 बजे ये बजने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। क्लियर हुआ? बस ये वापस से मुझे रिवाइज करवाना था कंसेप्ट के LCM को भूल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 3 वर्कर्स PQR कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16, 20 एंड 40 डेज। यानी बेटा PQR का काम दे रखा है 16 दिन, 20 दिन और 40 दिन। क्या LCM बताओगे? आप बोलोगे कि मैम 80 रख दीजिए, LCM 180 में 80 रख दो। तो आपका P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 टाइम्स, Q की आगे 4 टाइम्स और R की आगे 2 टाइम्स। यानी मेरी टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11 यूनिट्स की आ चुकी है। अब क्वेश्चन पढ़ो। दे कंप्लीट द होल जॉब टुगेदर एंड रिसीव्स 5,500 रुपीज एट द वेजेस। यानी तीनों ने साथ में काम किया और उनको इतने पैसे मिले हैं उनके वेज के तौर पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड वेजेस ऑफ PNR, यानी PR के पैसे और Q के पैसे का डिफरेंस कितना होगा मुझे बताओ। तो देखो P और R के पैसे निकालो। अगर बेटा 5,500 पैसे हैं तो ये टोटल काम करने को मिलेगा ना। टोटल काम कितना किया इन्होंने? 11 यूनिट का काम, यानी ये टोटल ये पूरा 11 यूनिट में डिवाइड होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 रुपये आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो P और R के कितनी यूनिट्स है? P और R देखो 5 यूनिट और 2 यूनिट, यानी P और R के 7 यूनिट है। यानी P और R के पैसे हो जाएंगे 3,500 रुपीज और Q के पैसे कितने हो जाएंगे? 4 यूनिट के आपके पास 2,000 रुपये हो जाएंगे Q के। देन अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 1,500 विल बी द आंसर। इजी था, हर तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। मतलब ये वेजेस का एक और टाइप का क्वेश्चन था, जैसे वो बेसिक नहीं होता कि आपका P और R का निकालो तो 7 यूनिट्स का टोटल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में और फिर वेज को मल्टीप्लाई करो। इस तरह से करो, यूनिट की यूनिटरी मेथड से करो, कैसे भी करो। तो आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो भी आपका मेथड क्लिक करे वो आप सीख लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अ मर्चेंट परचेज 2 बैग्स फॉर अ टोटल ऑफ ₹1750। मतलब मर्चेंट ने बैग्स परचेज किए हैं 2 1750 के। पहला बैग तो उसने 16% के लॉस पे बेचा है। यानी अगर मेरे पास एक A बैग है और एक B बैग है, तो पहला तो इसने बेटा लॉस पे बेच दिया। लॉस पे बेचा यानी कि 84% पे बेचा है अपनी A की कॉस्ट के। और सेकंड बैग इसने प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 16% मतलब 116% ऑफ B पे इसने सेकंड को बेच दिया।
ठीक है। अब इसने मुझे क्या बोला है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बैग्स वर इक्वल, यानी कि ये जो एसपी है ना दोनों का ये बराबर है, यानी 84% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 116% ऑफ बी आपका। तो यहाँ से क्या मैं ये सीधा आप a बाई बी का रेशियो निकाल लो, 116/84 आ जाएगा, यानी a बाई बी का रेशियो आ गया 29/21। ये रहा आपका रेशियो। अब पूछा क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताओ। देखो पैसे कितने मिल रहे हैं दोनों को, 1750, यानी टोटल यूनिट्स कितनी है, 29 + 21, दैट मीन्स 50 यूनिट्स का पैसा है 1750। तो एक यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, 35 रुपीज़ हो जाएगा। अब डिफरेंस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, 29 और 21 का डिफरेंस हो गया 8 यूनिट। तो पैसा कितना हो जाएगा, 8 × 35, यानी कि 280 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इजी पड़ा, लाइन से चलो और आंसर लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 72 and if the upstream speed of the boat is reduced by 20%, it becomes equal to the speed of the current। अगर मैं स्पीड ऑफ द करंट को मानती हूँ x और मेरी बोट की स्पीड जो है वो 72 दे रखी है, ठीक है, तो क्या हो गया, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है मुझे जरा बताओ जल्दी से, क्या माइनस होती है प्लस होती है, माइनस होती है। तो 72 - x हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड, और वो किसके बराबर है, इसने बोला कि रिड्यूस हो गई 20% से, यानी अब मैं इस स्पीड का सिर्फ 80% यूज कर रही हूँ, मतलब 20% कम हो चुकी है। और ये कितनी भी कम हो रही है, इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द करंट, यानी ये बराबर हो गई स्पीड ऑफ द करंट के। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, 72 - x इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू x। आपका 5 को इधर लेकर आओ तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 288 - 4x, यानी x की वैल्यू आपके पास 32 आ जाएगा, 32 km/h। पूछा क्या है, डाउन स्ट्रीम पूछा है बच्चा, डाउन स्ट्रीम कितना होता है x + y, यानी कि 72 + 32 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 104 ए विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो मुझे दे रखा है मैंने सिर्फ उसका ही फॉलो किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स नेचुरल नंबर इज 24 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी इसने मुझे दिया है कि जो एलसीएम है ना वो 24 टाइम है एचसीएफ की। यहाँ से क्या मुझे लेक्चर नंबर 1 वाले सारे बच्चे और बैच वाले बच्चे, आप लोगों को स्पेशली बताया गया कि नेचुरल ये नंबर्स को क्या माना करूँ, क्या याद आ रहा है मैं जो लिख रही हूँ, एच ए और एच बी मैंने नंबर्स मान लिए, जिसके अंदर एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम तो मेरे पास इनका क्या हो जाएगा, एच ए बी हो गया, और एचसीएफ मेरा क्या है इसमें, एच मेरा एचसीएफ है। समझ आया, तो जरा यहाँ पे पुट कर दो, एच ए बी इज इक्वल्स टू 24 × h, यानी ए बी की वैल्यू 24 आ चुकी है, पहली चीज। अब इसने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, बिटवीन द टू नंबर्स के मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, क्या मैक्सिमम से कुछ याद आ रहा है मुझे, इसके फैक्टर्स बताओ, को फैक्टर्स, कि ऐसे दो नंबर बनाओ जिसकी डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा हो। आप बोलोगे कि मैम अगर एक को मैं 1 ले लेती हूँ और दूसरे को 24, तो ये मैक्सिमम डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है इस 24 के मल्टीपल पे। समझ में आ रहा है, तो ये मैंने फैक्टर उठा लिया, पर इसको उठाने के लिए मुझे मेरे नंबर्स का पता होना चाहिए, एच की वैल्यू, क्योंकि h × a h × b तभी तो करोगे। यानी कि यहाँ से मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 21600, यानी 21600 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दे रखा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर किसके बराबर होता है, क्या वो फॉर्मूला याद आया, एलसीएम × एचसीएफ के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ आपका, क्या यहाँ से आ जाएगा ये 24h² के बराबर, तो यहाँ से h² की वैल्यू आएगी 21600 डिवाइडेड बाई 24, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 900, तो h की वैल्यू आपकी 30 यहाँ से आ गई। और जैसे ही h आ गया, पेयर्स आपको आ गए, यानी नंबर मेरे क्या हो जाएगा, पहला नंबर मेरे पास हो जाएगा 30 × 1 और दूसरा नंबर हो जाएगा 30 × 24। तो पहला नंबर तो 30 हो गया, दूसरा नंबर मेरा 720 हो गया। इसने मुझे डिफरेंस बोला है, तो 720 - 30 इज इक्वल्स टू 690। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। यानी जो एरिया है रेक्टेंगुलर शीट का वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर दे रखा है क्यूब के। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 24 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ 24 दे रखी है। एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द शीट, यानी साइड दे रखा है 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ द शीट, यानी कि L/4 है साइड। डन। तो फिर आपका TSA कितना हो जाएगा, TSA कितना होता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू L/4 इंटू L/4, ये आपका हो गया TSA। हमें एरिया और निकालना है। एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L हमारा कितना है, हमने L माना है तो L इंटू 24, यानी एरिया मेरा आ गया 24L। तो यहाँ से क्या मैं L निकाल सकती हूँ, यहाँ से जो L आएगा दैट विल बी 64 सेंटीमीटर। और जैसे सर ये L है, जैसे ही मेरा L आ गया, पूछा क्या है, लेंथ ही पूछी है, तो लेंथ विल बी माई C ऑप्शन 64 सेंटीमीटर। देखो जो इसने मुझे बोला था इक्वेशन लिखने की, मैंने सिर्फ लिखी है और अपना सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द रेशियो ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द नितिन एंड सुरेश इज 4:5। आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ स्टेप्स क्या है। आप बोलोगे कि मैम नितिन के पैसे मान लो 4x, सुरेश के मान लो 5x। ठीक है, आफ्टर 6 months नितिन एंड सुरेश इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय 3000 and 1000। यानी नितिन ने, अब देखो इंक्रीज तो करेगा वो, पर 6 महीने के पहले कितने पैसे थे नितिन के पास, 4x तो थे, 6 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया है। अब 6 महीने के बाद कितने आ जाएंगे, 4x थे, उसने 6 महीने इन्वेस्ट किया पर इसने 3000 ज़्यादा कर दिया, तो 4x में इसने 3000 बेटा ज़्यादा रुपए दे दिए। अब इस पैसे को इसने 6 महीने इन्वेस्ट किया है। समझ में आ गया, वही वाला कंसेप्ट जो लास्ट में सिखाया था। ऐसे सुरेश का बताओ, सुरेश के 6 महीने से पहले वाले पैसे कितने हो जाएंगे, 5x इंटू 6, और 6 महीने के बाद के कितने होंगे, 5x में उसने 1000 रुपये और ज़्यादा ऐड करते गया और ये 6 महीने तक देते गया। ये इसका हो गया बाद का, यानी सुरेश का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 60x प्लस 6000 सुरेश का टोटल इन्वेस्टमेंट। और आपका यहाँ पर नितिन का कितना टोटल आ जाएगा, ऐड कर दीजिए, तो नितिन का ऐड करोगे, नितिन का आ जाएगा 48x प्लस 18,000 टोटल इन्वेस्टमेंट नितिन का। समझ में आ गया, बोला क्या है, दोनों का एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट बराबर हो गया। याद रखिए जब भी प्रॉफिट इक्वल होगा ना तो ही आपका कैपिटल मंथ भी इक्वल हो जाता है, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर करोगे 12x की वैल्यू 12,000 के बराबर आ गई, यानी x की वैल्यू 1000 रुपये आ चुकी है। पूछा क्या है, नितिन की इनिशियल पूछी है, यानी 4x की वैल्यू पूछी है, तो 4000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया, कहाँ से कहाँ तक चली इन्वेस्टमेंट। अब तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके होंगे, मैम अब तो ये सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। क्यों, क्योंकि वो एक कंसेप्ट मैंने जो समझाया था, कब कितने पैसे को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। The circumference of a circle of radius r is 120 सेंटीमीटर greater than the perimeter of the circle। यानी मैं बोल सकती हूँ कि सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में मेरा 120 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि सर्कमफेरेंस तो मेरा आ गया 44/7 r के बराबर। पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी मुझे लेंथ और ब्रेथ पता करना है। देखो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज r/4, यानी बेटा ब्रेथ इसने r/4 दे रखी है और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द ब्रेथ, यानी लेंथ कितना है, 3 टाइम्स द ब्रेथ दे रखी है। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3r/4 प्लस r/4 ऐड कर दीजिए, यानी p की वैल्यू मेरी यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मेरे पास जस्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि अंदर मेरा सिर्फ r बचेगा। और तो यहाँ पर p की वैल्यू मेरे पास 2r आ गई, इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए 2r। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2r पुट किया दैट इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, यानी माइनस करोगे 30r/7 की वैल्यू 120 आई, दैट मीन्स रेडियस कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। पूछा क्या है, एरिया पूछा है रेक्टेंगल का, तो क्या मुझे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बता दोगे, आर की वैल्यू पुट कर दो, लेंथ आ जाएगा यहाँ से 21 और ब्रेथ आ जाएगा यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 और 21 आ गया तो क्या एरिया निकाल लोगे, 21 इंटू 7 यानी कि 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
A shopkeeper marks an article at a certain price when he allows a 15% discount on the MP. अब मैंने बोला MP क्या होता है बच्चा, अगर मैं X मान रही हूँ MP को, 15% अगर डिस्काउंट दे रहे हो इस पर, तो SP कितना हो जाएगा? क्या 85% नहीं हो जाएगा आपके मार्क प्राइस का? समझ में आया? ये तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा। और बैच वालों, रफाल वाले सारे, आप लोगों को तो फ्लो चार्ट से समझाया है, अच्छे से हर क्वेश्चन में समझाया है, ठीक है। और यूट्यूब वालों लास्ट लेक्चर में समझाया ये चीज़ कि ये MP पर डिस्काउंट लगेगा तो कितना कैसे निकालते हो, इसलिए मैंने कहा था परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लेना, वो सब जगह आएगा। अब आगे देखो बोला क्या है, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 36%, यानी कि अगर इतने पे वो बेच रहा है ना तो 36% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि ये जो 85% ऑफ X है ये किसके बराबर हो गया? 136% ऑफ CP के बराबर हो गया, क्योंकि प्रॉफिट किस पे निकालते हो? CP पे ही तो निकालते हो, तो ये दोनों बराबर हो गया। दैट मीन्स यहाँ से एक मुझे रेशियो निकल के आ जाएगा, या तो आप रेशियो लिख लो, हाँ रेशियो लिख लीजिए, या फिर CP की वैल्यू लिख लो सीधा। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85/136 इंटू X, दैट मीन्स CP इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ X आ गया। डन। अब आगे देखो, इसने बोला है कि अगर वो 45% डिस्काउंट देता तो उसे 600 रुपये का नुकसान हो जाता, यानी कि बच्चा अगर लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 5/8 ऑफ X है। सेल कितने पे करता? 45% डिस्काउंट, यानी सेल कितने पे करता? 55% ऑफ द मार्क प्राइस पे करता। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस 11/20x आ चुका है, तो लॉस मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/40x के बराबर आ जाएगा। इसने क्या बोला? 600 लॉस बोला, यानी मेरे अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 रुपये बराबर कर दो, तो यहाँ से X की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 600 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 8000 मेरी X की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है? मार्क प्राइस पूछा है, यानी कि 8000 ही इसने पूछा है, X की वैल्यू ही इसने पूछी है। क्या समझ में आया ये सारी चीज़ें कि हम कहाँ से कैसे चल रहे हैं और कैसे फ्लो चार्ट मूव करता है प्रॉफिट लॉस के अंदर आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अ कंटेनर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4, यानी कि अगर मेरा 5x और 4x है मिल्क और वाटर, तो बोला क्या है? इफ़ 18 लीटर ऑफ द मिल्क ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 6 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड। ज़रा ध्यान से सुनना, देखो मिल्क का अगर मैं इनिशियल मिल्क बताती हूँ, इनिशियल में मिल्क कितना हो जाएगा? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं। मिल्क कितना था? 5x था, टोटल 9 पार्ट्स का, तो इतना मेरा मिल्क हो गया, ठीक है। और इनिशियल मेरा वाटर कितना हो जाएगा? मेरा 4x/9 लीटर मेरा वाटर हो जाएगा, पहली चीज। अब इसने मुझे बोला है 18 लीटर मिक्सचर इसने रिमूव किया, ठीक है, तो मिल्क कितना रिमूव हुआ? जरा ये रिमूव बताओ कितना हो गया? तो 5x/9 में से, सॉरी x मत मानो, 5/9 पार्ट्स का मतलब 18 का 5/9 पार्ट मिल्क का रिमूव हो गया, यानी कि 10 लीटर मिल्क आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है। और वाटर कितना रिमूव हुआ? 4/9 वाटर था, ये 18 पार्ट में से 4/9 कितना हो जाएगा? 8 लीटर, तो इतना मेरा वाटर रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो रिमूव करने के बाद मेरा मिल्क कितना बचता है ये बता दीजिए। मैं देखो आगे नहीं बढ़ रही क्वेश्चन के, मैं एक एक करके पूरा सॉल्व कर रही हूँ लाइन से, आगे मत रश करना कभी, पहले लाइन से लैंग्वेज क्या बोल रहे हो उसे सॉल्व करो। तो मिल्क बचता कितना है? अगर 10 लीटर्स इसमें से मेरा माइनस हो जाता है तो 5x/9 में से 10 हटा दीजिए, ये मेरा मिल्क बचेगा, ठीक है। और मेरा वाटर कितना बचेगा? वाटर लेफ्ट दैट विल बी 4x/9 में से 8 हटा दीजिए। पर यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने जब मिक्सचर से 18 लीटर मिक्सचर हटाया तो 6 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, यानी इसमें 6 लीटर मिल्क और बच्चा ऐड हो जाएगा। ये है फाइनल मेरी क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसने बोला है कि मिल्क और वाटर फाइनली इतना रेशियो का बन गया, यानी इन दोनों का रेशियो ही तो 23/16 दे रखा है। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लेके आइए, यानी कि 16 इंटू 5x/9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 4x/9 माइनस ऑफ 8। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 80x/9 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 92x/9 माइनस 184, दैट इज इक्वल्स टू आपका 120 इज इक्वल्स टू 12x/9 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू मेरी 90 लीटर्स की आ चुकी है। यानी x अगर मेरा 90 आ चुका है, बोला क्या है? इनिशियल क्वांटिटी उसने पूछी है मिक्सचर की, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी मेरी?
एक्स ही तो थी आपकी, तभी तो आपने 5x और 4x माना था, उसको डिवाइड किया था, यानी आपका 90 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन डाला है ताकि आप ये भूल ना जाएं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो प्लस 37.5 मैंने इसको बताया था टेबल में, बैच वालों वो टेबल याद आ रही है, इसको मत लिखो, इस टेबल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या होता था वो 37.5 3/8 होता था, यानी इस पर मैं सीधा लिख देती हूँ 3/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 720 इज इक्वल्स टू 8281 किसका आपका स्क्वायर अंडर रूट है, ये 91 का है, इंटू 14 इसको मल्टीप्लाई करना माइनस करना 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका 529 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, यहां से आ जाएगा x प्लस ये आपका 270 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1274 माइनस ऑफ 529, यानी x प्लस 270 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी 745 के बराबर आ गई, तो x की वैल्यू आपकी 475 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन था, ये मैंने डाला इसलिए था ताकि ये वैल्यूज याद कर लो आप लोग, स्क्वायर रूट्स याद कर लीजिए, एक सर्टेन अमाउंट तक याद कर लो, फिर उसके बाद हेल्प हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोला है 22 में कि 3 years ago द एवरेज एज ऑफ उमेश एंड चारू वॉज 27 year old, यानी 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो एवरेज एज 3 साल पहले 27 थी, यानी कि टोटल एज इसकी 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, एवरेज एज इनटू कितने लोग हैं आपकी, लोग कितने हैं 2, उमेश और चारू, यानी टोटल एज मेरा 54 एज हो जाएगी उमेश प्लस चारू की। ठीक है, तो जरा मुझे प्रेजेंट की बात बताओ। देखो ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, उसमें आप 3 साल आगे तो आओगे, तो देखो 54 तो दोनों की एज प्लस 3 साल उमेश के और 3 साल चारू के, यानी प्रेजेंट जो सम हो जाएगा दोनों की एज का दैट विल बी 60 ईयर्स आपका। ये क्या है, प्रेजेंट टोटल एज आपका। क्लियर हुआ होगा, वापस से देखो फिर क्लियर होगा। अब आगे देखो 5 year हेंस मतलब आगे द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 3:4 मतलब कितने पार्ट्स हो गए, 7 पार्ट्स हो गए टोटल, यानी कि 7 पार्ट्स बाद उसने बोला है कि आपकी 5 साल मतलब 5 साल के आगे रेशियो इतना हो गया, तो बताओ कि प्रेजेंट का रेशियो कितना है सम का, ये आपका पूछा है। तो देखो इजी है, जरा 5 साल के आगे कितना, देखो अगर प्रेजेंट में इतना है सम तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 60 तो पहले का सम, 5 साल चारू का 5 साल उमेश का, यानी कि 70 ईयर्स आ जाएगा दोनों के एज का सम। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू तो बेटा 70 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, और जैसे 1 10 आ जाएगी तो मेरे पास प्रेजेंट एज निकाल लो जरा। तो चलो 5 साल बाद की बात करो पहले, तो 5 साल बाद 3x और 4x से तो है, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पार्ट्स की वैल्यू 3 × 10 यानी कि 30 ईयर्स, और 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 10 यानी कि 40 ईयर्स। ये मैंने 5 साल बाद की बात करी है यहाँ वाली की, तो प्रेजेंट लेकर आओ पहले इन लोगों को, आप दोनों 30 साल वाले इंसान को भी और 40 साल वाले इंसान को भी, तो दोनों की एज में से 5 माइनस कर दो, यानी 25 साल और 35 साल एज होगी उमेश की और चारू की। ठीक है, बोला क्या है आपको बताना है सम ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, यानी रेशियो कितना आ गया इन दोनों का 25/35, यानी कि 5/7, इसका सम निकालो, 7 + 5 इज 12 आपका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। अब ये हैंस और बाद की एज, प्रेजेंट की एज, पास्ट की एज, रफाल वालों आपको इसी वाले मेथड से समझा रही थी मैं, शायद याद आ रहा है वो, ये इधर ही लेफ्ट साइड में हम लिखते थे और राइट साइड पर सॉल्व करते थे। प्रेजेंट एज यहाँ माना करो, पुरानी बातें सारी ऊपर होंगी और नई बातें सारी नीचे होंगी, उस तरह से मूव किया करो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन द ग्रॉसरी। 20% इनकम आपका ग्रॉसरी पे बेच रहा है। अब देखो 20% और ये सब दे रखा है, तो मैंने इनकम मान लिया 100 रुपये, ठीक है, तो 20 रुपये तो इसने मेरी ग्रॉसरी पे खर्च कर दिए। अब बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट का 25% रेंट में मारता है, यानी रिमेनिंग कितना है 80 रुपये मेरे बचते हैं, इसका 25% कितना हो जाएगा, अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट का 25 करूँगी तो ये रेंट पे खर्च होगा, और 15% इसका ट्रेवल पे खर्च होगा। ये 25% और 15% मेरा ट्रेवल पे।
ठीक है, और बाकी ये बचाता है, ये मतलब बाकी जो बचेगा वो इसका सेविंग हो जाएगा। डन। यानी खर्च कितना कर रहा है, 40% ये खर्च कर दे रहा है रेंट पर और ट्रेवल पे, तो बचाएगा कितना, क्या 60% नहीं बचाएगा, ये बिल्कुल बचाएगा। अब बोला है कि सेविंग का और ग्रोसरी एक्सपेंस का डिफरेंस दे रखा है 8400, यानी कि सेविंग कितना है आपका, सेविंग देखो जरा 60% किसका, 100 का मत ले लेना, 80 का लेना, यानी सेविंग हो गया 60% ऑफ 80, दैट मीन्स 48 रुपीज ये सेव कर रहा है, ये इसका सेविंग है। और ग्रोसरी का पैसा कितना आया, 20 रुपये आया था, तो 48 में से 20 माइनस कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा, 28 रुपीज आ जाएगा। बोला क्या है, इसका डिफरेंस बताना था, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। बट इसमें अच्छा इनकम बताना है, तो 28 तो मेरा आंसर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर है, यानी ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और 100 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखो इनकम 100 ही तो है, तो 100 कितना आ जाएगा मेरा, 8400 डिवाइडेड बाई 28 इंटू आपका 100, यानी मेरा वैल्यू 30,000 के आएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, पर यहाँ से डिफरेंस है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से इन दोनों को हटाना है, वहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू थी, यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, तो मैंने निकाला नहीं, इसको निकालोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, ये है स्मार्ट वर्क, एक साथ ऐड कर दो और छोड़ दो, क्योंकि इसका मुझे मतलब ही नहीं है ना। अगर वो मुझसे बोलता रेंट बताओ तो मुझे निकालना पड़ता 25% ऑफ 80, पर उसने मुझे इसकी बात ही नहीं करी है, तो मैं क्यों निकालूँ, तो इसलिए आगे बढ़ा करो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 3:4। तो देखो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, और मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। इन दोनों का रेशियो यानी कि 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आर प्लस एच, इसका वैल्यू 3:4 दे रखा है। 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यानी h अपॉन एच प्लस आर की वैल्यू 3/4 आ गई, तो 4h की वैल्यू मेरा 3h प्लस 3r के बराबर आई है, यानी कि मेरी h की वैल्यू 3r के बराबर आ चुकी है। आगे पढ़िए, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3234, तो बेटा वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसकी वैल्यू 3234 दे रखी है, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, क्या h की जगह 3r डाल सकती हूँ क्या, बिल्कुल डाल सकती हूँ। जैसे ही मैं 3r डालूंगी तो यहाँ पर 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा 3234, तो यहाँ से ज़रा आर क्यूब की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी आपकी 3234 इंटू 7/66, ठीक है। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करोगे 343 आएगा, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। पूछी क्या है, हाइट पूछी है, हाइट 3r के बराबर है, यानी कि 21 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका। क्लियर हो गया होगा। जैसे बोला है अब मेंसुरेशन में, इसलिए मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज आर द की, नहीं याद होगा तो इसको आगे स्किप कर देना, इसमें आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू दिस सो दैट इट कैन डिविजिबल बाय 11। 11 से इसे डिवाइड करना है, तो जरा 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ कि मैम आपने बताया था कि ऑड प्लेसेस का जो सम होगा, ठीक है, और जो इवन प्लेसेस का सम होगा, इनका जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो मल्टीपल आना चाहिए 11 का, ठीक है। तो जरा निकालो, आपका नंबर क्या है 9454351626, तो ऑड प्लेसेस का आप सब निकालो, 9 + 5 + 3 + 1 + 2 दैट इज 20 आपका, और इवन प्लेसेस का सम कितना आ रहा है 4 + 4 + 5 + 6 + 6, ये आप समझ रहे हो, इवन मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, ऐसा इसका सम आ रहा है आपका 25। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ, आप बोलोगे कि मैम आ गया आपका डिफरेंस 5 आ रहा है, तो या तो बेटा 0 आना चाहिए था या फिर 11 का मल्टीपल आए। अगर 11 का मल्टीपल आएगा तो या तो 11 ही आना चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल तो वही होता है, तो इसका मतलब या तो इसको 0 बनाओ या 11 का मल्टीपल बनाओ। तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे, आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो माइनस तो नहीं कर सकते, तो आपको 11 ही बनाना पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 6 नंबर और, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करोगे कि कैसे आपका डिविजिबल आता है, डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। याद आया, यहाँ पे मैंने बोला था एलजेब्रिक आइडेंटिटीज काम आएंगी जब आपके नंबर्स आपको बराबर बराबर दिख रहे हो कहीं ना कहीं। तो क्या लगाओ, देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, या फिर आपको ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है 4ab। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको आप खोल दीजिए, कितना होता है आपका माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, कितना आ जाएगा, क्या 4ab आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ऊपर से आंसर क्या आएगा 4 इंटू ए इंटू बी आपका, और नीचे आंसर कितना आ रहा है, ये आपका एज इट इज रख दीजिए, ये तो आपका कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। दिख रहा है अब इजी लगा कि यार इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना होता, ये सारी ट्रिक्स होती हैं, सारे स्मार्ट वर्क होता है जो मैथ्स देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। A and B are the two prime numbers such that A is greater than B and their LCM is 209, then the value of A square minus B square है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जरा देखो, अगर आपका LCM 209 है, यानी कि LCM मतलब A और B का LCM कितना है 209 दे रखा है, तो इसके जरा फैक्टर्स निकाल लो पहले। तो आप बोलोगे कि मैम 11 और 19 दो फैक्टर आ गए इसके, तो 11 19 क्या नंबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं यार, तभी तो LCM 209 आया है। यानी A ये मान लो और B को ये मान लीजिए, ठीक है। पर इसने मुझे यहाँ बोला है कि A ज़्यादा होना चाहिए B से, यानी A कितना होगा 19 ही होगा और B मेरा 11 ही होगा। तो पुट कर दीजिए 19 का स्क्वायर माइनस 11, यानी कि 361 माइनस 11 दैट इज 350 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। एलसीएम दे रखा है तो फैक्टर्स निकालना सबको आता है, फैक्टर्स निकाला, नंबर डिसाइड कैसे करोगे, जो कंडीशन यहाँ पे मुझे दे रखी थी उससे नंबर डिसाइड किया और अपना आंसर लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:4 एंड देयर HCF इज 4, व्हाट इज देयर LCM। यानी नंबर का रेशियो मेरा 5:4 दे रखा है, ठीक है। अब इनका नंबर पहले आपको निकालना पड़ेगा। क्या मैंने बोला HA और HB टाइप से कुछ होता है, याद आया, और उसमें H क्या होता था LCM होता था, जिसको हमेशा हम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। यानी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ HCF को, क्या मेरा नंबर नहीं आ जाएगा 20 और मेरा 16 नंबर आ गया। और अगर 20 और 16 नंबर है तो क्या एलसीएम नहीं निकाल सकते कि 20 और 16 का एलसीएम कितना होगा आपका 80 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। इजी लगा। अभी आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्विक समझ में आ रहा होगा कि मैम लिख कहाँ से रही हो आप, एच कहाँ से, एच ए कहाँ से, एच बी कहाँ से, ये आपको देखो। अभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट 5:4 समझते आप घबरा जाते हैं, यार मैम ये हमने तो नंबर के थ्रू एलसीएम एचसीएफ सीखा है, ये रेशियो कहाँ से आ गया। ठीक है, तो नंबर निकालना मैंने ये पॉइंट इसलिए सिखाया ताकि नंबर समझ पाओ, नंबर कैसे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इफ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज अ 28 मीटर लॉन्ग शेडो, यानी कि 7 स्टोरी बिल्डिंग है, अगर इसकी शेडो यहाँ बन रही है तो ये शेडो 28 मीटर लॉन्ग बनी। ठीक है, द नंबर ऑफ द स्टोर्स ऑफ द बिल्डिंग हु शेडो इज 48 मीटर लॉन्ग इज, यानी देखो ये 7 आपकी मंजिल की बिल्डिंग की शेडो 28 बन रही है, तो बताओ कितनी मंजिल की बिल्डिंग की शेडो 48 बनेगी। तो क्या आपको ये रेशियो याद है, 10 का जो फॉर्मूला होता था अगर ऐसे, तो वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता था। यानी बेटा इसका और दूसरी बिल्डिंग का, यानी कि इसका हमें मंजिल नहीं पता पर इसके शेडो पता है 48, ये दोनों बराबर ही तो होगा। कि समझ में आ रहा है ये चीज़ कि यहाँ पर देखो ये इसका हाइट और इसका आपका शेडो और इसका हाइट इसका शेडो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बराबर ही तो होंगे। तो इसका मतलब हाइट 1 अपॉन शेडो इज इक्वल्स टू हाइट 2 अपॉन शेडो, यानी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 12, यानी ये इसकी स्टोरी कितनी हो जाएगी, इसकी जो मंजिल हो जाएंगी वो 12 मंजिल की बिल्डिंग हो जाएगी। समझ में आया। इनका रेशियोज पूरा कर सकते हो, ये मैंने इसलिए डाला ताकि मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में देना चाहती थी जहां पर आपको सिर्फ दूर से दिखे कि tan थीटा वाली चीज़ें आप बराबर कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे, किसी ना किसी टाइम पे बराबर तो होगा एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका। सार्थक टेक्स 4 hours more than the Nilesh to cover a distance of 96 kilometer. If Sarthak doubles his speed, he takes 2 hours less than the Nilesh to cover the same speed. यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि सार्थक टी टाइम ले रहा है तो आपका सार्थक 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है नीलेश से, तो नीलेश कितना लेगा T-4 लेगा। इतना समझ में आया। अब बोला है कि सार्थक ने स्पीड क्या कर ली, डबल कर ली,
तो टाइम कितना हो गया इसका, 2 घंटे कम हो गया। यानी अगर सार्थक टाइम आपकी स्पीड डबल कर लेगा तो टाइम इसका 2 घंटे कम हो जाएगा। अगर बेटा स्पीड डबल कर लेगा तो आपका टाइम भी तो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी अगर मेरे पास टाइम मेरा 1:2 है और फिर मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, 2:1 ही तो हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी सार्थक ने स्पीड डबल कर ली तो टाइम आधा हो गया। तो टाइम कितना लेगा अब सार्थक, t/2 लेगा। और आपका नीलेश कितना लेगा, नीलेश 2 घंटे कम ले रहा है। यानी नीलेश का टाइम पहले बताओ कितना होगा, t/4 ही था, क्योंकि इसके में कोई डिफरेंस नहीं आया, बस उसमें से और ये 2 घंटे कम ले रहा है टाइम। ये नीलेश का पार्ट चल रहा है, ये सार्थक का चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस है तो बेटा ये दोनों बराबरी तो हो जाएंगे। t/2 = t - 4 - 2। जितना ये टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही ये कर रहा है। यानी कि यहाँ से t/2 की वैल्यू t - 6 आ गई, यानी t की वैल्यू 2t - 12 आ गई, तो t की वैल्यू 12 आवर्स आ जाएगी। और t जैसे 12 आवर्स आएगा तो देखो इसने पूछा क्या है, सार्थक की स्पीड पूछी है। सार्थक ने 96 किलोमीटर ट्रेवल किया। 96 कितने स्पीड से कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, सॉरी 12 घंटे में कर रहा है। यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर हो गया? वापस से बताऊं, देखो ये वाला अगर चीज क्लियर नहीं हो रही कोई बात नहीं, वापस से देखो। यहाँ पर मुझे दिया है सार्थक का टी टाइम था, ठीक है। अगर सार्थक का टाइम टी था तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या बच्चे ये अगर आपका डबल हो जा रही है इसकी स्पीड, तो क्या ये उल्टा नहीं हो जाएगा कि टाइम इसका आधा हो जाएगा। कि अगर स्पीड पहले v थी, t टाइम था, अब 2v हो गया तो 2 इधर आके t/2 हो गया। दैट मीन्स उसका ऊपर नीचे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है दोनों का केस। ठीक है, इसको वापस लिखकर करो, आराम से समझ में आएगा। एंड ये है शॉर्टकट। पूरा लॉन्ग में बनाना है तो पहले सार्थक की इक्वेशन लिख लो v = d/t से, फिर आप नीलेश की लिख लो, फिर इसकी न्यू चेंज पोजीशन लिख लो और इसकी न्यू चेंज लिख लो, फिर आप उसको इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वर्कर P alone can finish a task in 45 days. Worker Q is 60% more efficient than P and worker R is 25% less efficient than Q. यानी दो की तो एफिशिएंसी के साथ कंपैरिजन दे रखा है और एक का दिन दे रखा है। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि P का अगर मैं एफिशिएंसी इसकी भी मान लेती हूँ कि अगर 100 यूनिट्स की एफिशिएंसी है P की, ठीक है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, Q की एफिशिएंसी बताओ। यहाँ पर कितना दे रखा है, 60% मोर देन P, यानी Q की हो जाएगी 160 यूनिट की एफिशिएंसी। और R की कितनी हो जाएगी, 25% लेस देन Q, यानी Q से 25% लेस, यानी 160 का 75%, दैट मीन्स 120 U हो जाएगी R की एफिशिएंसी। समझ में आया? ये P की एफिशिएंसी, ये Q की और ये R की, जो मैंने लेट करा है। आगे देखो, इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। यानी P Q R की एफिशिएंसी का रेशियो बताओ जरा मुझे, कितना होगा। आप बोलोगे कि मैम 100:160:120, यानी 5:8:6 आ रहा है। यानी कि P कितने दिन में काम खत्म कर रहा था, 45 डेज में। तो मुझे जरा बता सकते हो टोटल वर्क कितना है। अगर बच्चा 45 डेज में कर रहा है और अगर उसकी एफिशिएंसी 5 की है तो टोटल वर्क 225 यूनिट्स का ही तो हो जाएगा। यानी ये मेरा टोटल वर्क आ गया। तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो रही है, 19 यूनिट्स की, यानी एक दिन में वो 19 यूनिट काम कर रहे हैं। तो तीनों कितने दिन में करेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 19, इसको डिवाइड करोगे अप्रॉक्स 11.8 आ जाएगा। यानी कि 11 दिन और 12वें दिन के कुछ घंटे ये लोग काम करने वाले हैं। यानी अप्रॉक्स पूछा गया था तो 12 डेज विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? कंफ्यूज मत होना, नहीं दे रखा, एलसीएम नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, एफिशिएंसी पता है ना, एफिशिएंसी से करो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 10.5 मीटर इज 5280। यानी मेरा ये पार्क है, इसको फेंस करना है, यानी कि इसके आसपास पेरीमीटर पे जो सर्कमफेरेंस है इस पे मुझे तार लगवाना है। इसका रेडियस है 10.5 का, तो इसका मतलब इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 × 10.5, दैट मीन्स आपका ये आपका आ जाएगा 66 मीटर के बराबर। क्या है ये, सर्कमफेरेंस है सर्कुलर पार्क का। बोला है अब इसने, इफ द फेंसिंग कॉस्ट
पर मीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम, यानी इसका पैसा कितना था सर्कुलर पार्क का 5280। जरा मुझे बताओ, अगर आप बच्चे टोटल कॉस्ट कब निकालते हो, जो उसका एरिया होता है या फिर जो भी उसका पेरीमीटर होता है, एरिया देखो यहाँ पे साइड में करना है तो पेरीमीटर होगा, उसको जो करंट रेट से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो टोटल कॉस्ट आती है। यानी इसका कॉस्ट पर मीटर बता सकते हो, कॉस्ट पर मीटर यानी करंट रेट कितना हो जाएगा, 5280 को डिवाइड कर दो 66 से, यानी 80 रुपए चल रहा है इसका प्राइस, इसको फेंस करने का प्राइस। ठीक है, अब इसने मुझे बोला है कि जो फेंसिंग का प्राइस है ना, ये कॉस्ट पर मीटर, वो स्क्वायर पार्क का भी सेम है, यानी यहाँ पर भी वो कितना लेगा रुपए, 80 रुपए लेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट स्क्वायर पार्क की कितनी है 5760, तो 5760 डिवाइड कर दो 80 से, तो स्क्वायर का क्या पेरीमीटर निकल आएगा 72 मीटर्स का, और पेरीमीटर किसके बराबर होता है 4a के बराबर होता है, तो साइड यहाँ से 18 मीटर की आ चुकी है। देखो अच्छा ऑप्शन ये 18 कर दो कोई भी, तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है हम हमेशा ऊपर से नीचे या फिर सीधा सीधा चल रहे थे, अब क्वेश्चंस क्या उल्टे आने लग गए, पीछे से आने लग गए, तो आपको बस कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को निकाल लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अ वेरीफाइड पोल ऑफ 28 मीटर हाइट कास्ट 19.2 मीटर शेडो। At the same time, find the length of the shadow cast by another pole of this height. क्या याद आया कि at any point of the time, the ratio between height and the shadow of any two or more than two object will be equal. अभी समझाया था, यानी अगर 28 मीटर हाइट है, कितनी शेडो बन रही है 19.2, दूसरे की हाइट कितनी है 52.5 की हाइट है, शेडो हमें निकालना है, x की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा 36 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये डालने का आपका मेथड ये था कि हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिगो तो मैंने सिखा दिया कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज कब लगाते हो, कैसे लगाते हो, कितना लगाते हो, पर ये एक इंटरवल पे हाइट और शैडो को कैसे इक्वल करते हो ये मुझे बताना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द एरिया ऑफ द सेक्टर। पहले ये आते ही जरा मुझे जल्दी से सब लोग बता पाओगे कि एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है, मैम θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला। क्वेश्चन भी करवाया था और शीट में भी बैच वालों आपको दिया था। अब बोला क्या है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 56, यानी अगर ये मेरा सेक्टर है तो ये एंगल मुझे दे रखा है 56 का, तो एंगल डाल दीजिए इसमें जरा 56/360 इंटू पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस कितना दे रखा है हमें नहीं पता तो आर स्क्वायर मानिए, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर हमें 110 दे रखा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करना और रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सब लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना आ रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, दिया क्या है, अ मेटेलिक क्यूब हैज ईच ऑफ इट्स साइड्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी हर मेटेलिक क्यूब की जो साइड है ना वो 12 सेंटीमीटर की है। इट इज मेल्टेड, मेल्टेड का हमेशा फॉर्मूला, इसका 99% केस है, ये क्वेश्चन आएगा एफकेट में मेल्टेड वाला। इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्मॉल, यानी देखो जरा क्वेश्चन समझो, मेरा ये क्यूब है, ये मैंने 2D में बनाया पर सपोज करो ये क्यूब है, 3D स्ट्रक्चर है, इसको मैंने पिघलाया, पिघलाने के बाद इसको 3 क्यूब में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इस क्यूब का जो मेरा साइड था वो मेरा 12 सेंटीमीटर था। अब क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ दीज क्यूब 2 हैज देयर साइड 6 and 8, यानी 2 की तो साइड है 6 और 8, थर्ड की मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब बताओ कि थर्ड की साइड कितना होगा। तो बेटा जब मेल्ट करोगे, अगर आप सोचो इस ग्लास में से इस ग्लास में पानी ट्रांसफर कर रहे हो तो जितना पानी इसमें होगा उतना ही तो इसमें जाएगा, चाहे वो आधा खाली दिखे तुम्हें पर उतना ही तो होगा, यानी मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, तो बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 वालों का वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा। बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, साइड क्यूब होता है, यानी साइड कितना है 12, तो 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू छोटे वालों के वॉल्यूम के बराबर, यानी ए बी सी का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए, तो ए का वॉल्यूम 6 क्यूब, बी का वॉल्यूम 8 क्यूब और सी का वॉल्यूम हमें नहीं पता तो x क्यूब कर दो। यहाँ से 12 का क्यूब कितना हो
होता है 1728, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और x क्यूब ऐसे रखिए तो x की वैल्यू यहाँ से x क्यूब की वैल्यू 1000 आ गई, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ आ गया? मैंने बता दिया ये क्यों बराबर होगा वॉल्यूम, ये ज़्यादा याद करने की नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो मैंने उस अकॉर्डिंग समझाया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहा है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%। अगर मेरा बच्चा फ्रैक्शन में a बाय बी मानती हूँ तो अब इसने न्यूमरेटर 25% से इंक्रीज कर दिया, 25 से इंक्रीज करेगा तो अब मेरा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 125 a बाय 100 नहीं हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर मेरा 5a बाय 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दिया तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 80b बाय 100 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर अब मेरा 4b बाय 5 हो चुका है। अब क्या बोला है इसने? ये मेरा नया फ्रैक्शन आ गया, न्यू फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन द न्यू फ्रैक्शन एक्सीड्स द ओरिजिनल बाय 9 बाय 20। यानी बच्चा दोनों फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 बाय 20 का दे रखा है, यानी कि नए वाला फ्रैक्शन इसको सॉल्व करोगे तो 25a बाय 16b होगा और पुराना वाला फ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 9 बाय 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको आप माइनस करोगे तो 16b आपका एलसीएम ले लो, तो b इधर 25a माइनस 16b यानी कि 9a बाय 16b इज इक्वल्स टू 9 बाय 20। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो a बाय b की वैल्यू 4 बाय 5 आ जाएगी। और अगर 4 बाय 5 आ गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा था इसने, क्या चीज पूछी है? सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये सिंपलेस्ट ही तो है, तो सिंपलेस्ट है तो 4 + 5 यानी कि 9 विल बी द आंसर। क्लियर हो गया? जो पूछा गया है उसको बनाते जाओ और आंसर लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। टैप M कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड N कैन फिल अ टैंक इन 54। यानी M तो 36 मिनट्स में फिल कर रहा है और N आपका 54 मिनट्स में। इसका आप एलसीएम लो 108 आएगा, यानी M की एफिशिएंसी 3 टाइम्स और N की एफिशिएंसी 2 टाइम्स, यानी 3 यूनिट पर मिनट तो M भर लेगा और 2 यूनिट पर मिनट N भर लेगा। अब देखो बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ में ओपन किया है, तो साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी है जरा बताओगे? 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट्स की है। देन अब बोला है इसने आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड टैप M बी क्लोज्ड सो दैट N कैन फिल द रिमेनिंग इन 9 मिनट। देखो अगर ये मेरा टोटल ड्यूरेशन है, लास्ट के 9 मिनट है ना, सिर्फ N को भरना है, तो आगे ये कितने मिनट में M को बंद कर दे कि आखिर का 9 मिनट सिर्फ N भर पाए। तो जरा मुझे बता दो N अगर 9 मिनट भर रहा है तो कितना भर पाएगा? अगर ये N की एफिशिएंसी 2 है तो 9 मिनट में बच्चा वो 18 यूनिट भर देगा। तो स्टार्टिंग में उनको कितना काम करना पड़ेगा? टोटल कितना है? 108, 18 N को करना पड़ेगा एंड में, तो यानी कि स्टार्टिंग में उनको 90 यूनिट्स कवर करनी पड़ेगी। और 90 यूनिट्स कौन कर रहा है कवर? दोनों मिलके करेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 5 करो, दैट मीन्स 18 मिनट्स आपका आ जाएगा। यानी ये काम दोनों ने 18 मिनट तक किया, फिर M बंद हो गया और फिर N ने खत्म करा बाकी काम। तो आपका पूछा क्या है कि M कब बंद हुआ? 18 मिनट के बाद M बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? पीछे से रिवर्स ऑर्डर में मैं लेकर आई हूँ ताकि इजी लगे। पहले मैंने काम N का निकाल लिया, फिर जो बचा कुचा काम था वो मैंने M और N से दोनों से करवा लिया। ठीक है, ये पाइप वगैरह भी सेम टाइम वर्क का है, इसलिए यूनिट्स को लेकर चला करो तो आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्शन का क्वेश्चन। इलेक्शन परसेंटेज का फेवरेट सब टॉपिक है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स लोकेश गेट्स 25% फ्यूअर वोट्स देन संदीप। अगर मेरी संदीप की वोट X है तो लोकेश को कितना मिला है? अगर ये संदीप की वोट है तो लोकेश को 25% कम मिला है, यानी कि 75% मिला है किसका? X का, संदीप की वोट्स का। इफ संदीप विंस बाय 900 वोट्स देन फाइंड द टोटल वोट्स। तो देखो टोटल वोट्स आपको निकालनी है, इस लोकेश की वोट को सिंप्लीफाई कर दो तो 3x/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 900 से जीता है, यानी कि संदीप और लोकेश के वोट्स में जो डिफरेंस है बच्चा ये कितना है? 900 ही तो दे रखा है 900, यानी x/4 की वैल्यू 900 दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3600 आ चुकी है। x मतलब संदीप की वोट आई है,
तो बोला क्या है, टोटल वोट्स बताओ। तो टोटल वोट्स कितना हो जाएगा, संदीप की वोट 3600, लोकेश की निकाल लो, इधर एक्स की वैल्यू डाल के, लोकेश की आ जाएगी आपकी 2700, तो टोटल वोट्स 6300, ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ कि हमें कैसे निकालना था, एक की वोट एज्यूम क्यों करो और जितना डिफरेंस दे रखा होता है ना उतना लिखा करो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अ काइट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग। देखो ये मेरी पतंग है, इसको मैंने स्ट्रिंग से अटैच किया है, ठीक है। बोला है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालनी है, यानी एक्स निकालना है, ये मेरा ग्राउंड है। तो हाइट ऑफ द काइट दे रखी है 90 मीटर्स, यानी ये जो हाइट है ना ये 90 मीटर्स दे रखी है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर स्ट्रिंग ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ तो देखो क्या है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो क्या आप साइन 30 लगा दोगे, बिल्कुल लगा दो। परपेंडिकुलर मतलब 90 और हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स आपका, यानी आपका साइन 30 कितना होता है 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 90/x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल थीटा वाला है, थीटा याद रखना और ये वाले इक्वेशन याद रख लेना, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरे नंबर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इफ द इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज 5 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फेरिकल बॉल ऐसे है, ठीक है, ये बॉल है, तो अंदर वाला जो है ना इसका तो जो रेडियस है ये इसने बोला है 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो ये थिकनेस है ये मुझे 0.25 सेंटीमीटर की बता रखी है। तो वॉल्यूम बताना है, द मटेरियल रिक्वायर्ड इन मेकिंग द बाउल, ये आपके बाउल बनाने के लिए मटेरियल बताओ। देखो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, पूरे की 5 और इधर 0.25 ऐड कर दो, यानी छोटी वाली रेडियस है 5 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 5 + 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर, यानी इसको मैं फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने मुझे वॉल्यूम पूछा है, तो क्या हेमिस्फेयर का वॉल्यूम याद किया है 3D में, मैंने 3D की शीट भी आप लोगों को दी है, दैट इज 2/3 पाई r³ माइनस r³, मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो 2/3 इंटू 22/7, r³ कितना हो जाएगा 21/4 का क्यूब, 21 का क्यूब 9261, 4 का क्यूब आपका 64 माइनस ऑफ 5 का क्यूब यानी कि 125। इसको माइनस करें, इसको सॉल्व करें और अपना आंसर लेकर आएं और मुझे बताओगे कि आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। डन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बोला क्या है कि अ टैंक कंटेन्स 150 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, 150 लीटर टोटल दे रखा है, ठीक है, इन द रेशियो 2:3, यानी कि अगर 150 मेरा टोटल मिक्सचर है, एसिड टू वाटर 2:3 है, तो मेरा एसिड और वाटर कितना हो जाएगा, एसिड हो जाएगा 2/5 ऑफ 150 और वाटर हो जाएगा 3/5 ऑफ 150 आपका, यानी एसिड की वैल्यू मेरी 60 लीटर्स आ गई और वाटर की वैल्यू मेरी 90 लीटर्स आ चुकी है। अब देखिए, when the x liter of the mixture is taken out and replaced with x minus 10 of water, याद आया हम लोग लेफ्ट के साथ करते हैं, तो अगर x लीटर बच्चा रिमूव कर दिया जाएगा तो मुझे बताओ कि कितना एसिड रिमूव करोगे, एसिड आप x पार्टी तो करोगे, इसका ये रिमूव कर दोगे, ऐसे वाटर का कितना पार्ट रिमूव करोगे, आप 3/5 पार्ट करोगे x का रिमूव, यानी कि एसिड कितना बचेगा लेफ्ट बता दो, आपने से 60 लीटर में से इतना हटा दिया तो एसिड बच जाएगा ये, और वाटर कितना लेफ्ट होगा, आपने 90 लीटर में से ये पार्ट हटा दिया तो वाटर बच जाएगा। पर आपने रिप्लेस किससे किया है बच्चा, वाटर से किया है, यानी इस वाटर में x - 10 ऐड और होगा, समझ में आ गया, वही सेम क्वेश्चन। अब फाइनल रेशियो 5:9 है, यानी इस रेशियो की वैल्यू ही 5/9 के बराबर दे रखी है। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करो जरा, मैं बता देती हूँ आपको, 60 - 2x/5 अपॉन आपका 90 - 3x/5 प्लस x - 10 की वैल्यू 5/9 के बराबर दे रखी है, यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 9 आ जाएगा, तो 60 - 2x/5 दैट इज इक्वल्स टू आपका 5 × 80 + 2x/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 540 - 18x/5 इज इक्वल्स टू 400 + 10x/5, यानी कि यहाँ से 140 की वैल्यू बराबर आ जाती है 28x/5 के, यानी कि x की वैल्यू 25 आ चुकी है।
बोला क्या है, x पूछा था, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ईजी था। अब मिक्सचर एलिगेशन का ऐसा वाला आपको ईजी लगेगा, ये चाहे आप रिप्लेस कर लो, चाहे टेकन आउट कर लो, चाहे वापस से आप ऐड कर दो, यू विल बी नाउ एक्सपर्ट इन दिस कि यार मैम अब तो हमें निकालना आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अ 1 मीटर पाइप इज मेड विद द इनर डायमीटर इक्वल्स टू द आउटर रेडियस। एक आपका पाइप है, तो पाइप कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकली तो होगा, तो उसका क्या है, इनर डायमीटर है ना, वो आउटर रेडियस के बराबर है। यानी इनर डायमीटर मतलब छोटा वाला r, तो इनर आपका डायमीटर कितना होगा, 2r हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आउटर रेडियस के बराबर है। बोला क्या है, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द पाइप इफ इट कैन होल्ड 88/7 क्यूबिक मीटर। यानी अगर इतना पानी ये होल्ड कर पा रहा है, तो बेटा होल्ड कर पा रहा है मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, और वॉल्यूम पाइप का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसी की वैल्यू तो 88/7 दे रखी है, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। एच कितना है आपका, 1 मीटर का पाइप है, तो हाइट 1 हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 88/7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 के बराबर आ जाएगी, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, रेडियस 2 आ गया, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, आउटर रेडियस 4 मीटर का हो जाएगा। बोला क्या है इसने, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द पाइप। मटेरियल रिक्वायर्ड पूछा है, मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब कि आपका पूरा जो इनर आउटर रेडियस रहने के बाद जो वॉल्यूम होता है, यानी कि पाई इंटू एच इंटू आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो होता है सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 264/7 दैट इज इक्वल्स टू 37.7 आपका। ये हॉलो सिलेंडर का मटेरियल का वॉल्यूम हो गया, तो मटेरियल वही होगा, पहले हमने इनिशियल वॉल्यूम रखा, फिर हमने हॉलो का रखा और हमने आंसर निकाल लिया। समझ में आ गया। वरना एक काम करो, देखो पाइप दे रहा है तो इसने क्या मटेरियल बनाना है, तो बेटा अंदर का तो खाली रहेगा ना, सिर्फ यही तो पार्ट बनेगा, ये ऊपर ऊपर का ये वाला ये जो पार्ट होता है, तो इसका मतलब बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस माइनस कर दो, दैट्स इट, इसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्री 50 मीटर्स अपार्ट। यानी सेम साइड पे, यानी अगर मेरा ये पेड़ है तो इसी पार्ट पे मेरे 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच में मेरा कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर्स का डिस्टेंस है। बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट, पेड़ को अगर इस पॉइंट से देखा जा रहा है, अगर एलिवेट करके ऊपर की तरफ, तो आपका डिग्री आ रहा है 60 डिग्री, तो ये वाली डिग्री 60 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। अब क्या बोला है कि व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट, यानी हाइट मुझे नहीं पता, इसने 40% पूछा है हाइट का, यानी इसने मुझे 40% पूछा है एच के बारे में, तो मुझे एच पता करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, तो पहला ट्राइंगल देखिए मुझे ज़रा इस साइड, जैसे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसको मैं एन और एम मान लेती हूँ। तो देखो ट्राइंगल नंबर फर्स्ट में आपका tan 60 की वैल्यू बताओ कितना आएगा, h/x, यानी ट्राइंगल मेरा ANM है, तो क्या आ जाएगा h/x, यानी tan 60 कितना होता है √3, दैट इज इक्वल्स टू h/x, यानी कि h की वैल्यू √3x आ गई इधर से। अब दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो NMB वाला, तो इस ट्राइंगल में मेरा tan 60 कितना हो जाएगा, tan 30 कितना हो जाएगा आपका h/x + 50 हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बराबर कर देना, तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक काम करो, तो यहाँ से देखो इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 1/√3 की वैल्यू है h/x + 50, तो इस h की वैल्यू इधर डालते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से √3h = x + 50, यानी कि √3 × √3x = x + 50 आपका। तो यहाँ से आपका 3x की वैल्यू x + 50 आया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ चुकी है। और जैसे ही x 25 आएगा तो बच्चा h कितना आ जाएगा, किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दीजिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी 25√3। इधर आप 25√3 रखिए, तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 10√3, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। बेसिकली बता रही हूँ, एक ट्राइंगल यहाँ लो, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला लो, tan थीटा लगाओ दोनों बार और इक्वेट कर दो, इतना सा ही है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, The average weight of all the members in the fitness is 48 kg. When a new member weighing 72 kg joins the group, the average weight increase by 2 kg. देखो अगर इनिशियल मेरे पास n नंबर लोग हैं, ठीक है, तो इनिशियल आपका एवरेज कितना था 48,
तो इसका मतलब इनिशियली जो टोटल वेट था वो कितना था, 48 एवरेज n लोगों का। डन। अब देखो एक पर्सन ज्वाइन हुआ जिसका वेट कितना है 72 kg हो गया और एवरेज 2 से बढ़ गया, यानी बेटा एवरेज 48 की जगह कितना हो गया 50 kg हो गया। तो नया टोटल वेट बताओ कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितने पर्सन हो गए, देखो n तो पहले थे, एक और ऐड हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा 50n प्लस 50 नया मेरा टोटल एज आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों को बराबर कर दूं क्या, कैसे बराबर करूंगी, इनिशियल 48 लोग थे उसमें अगर मैं 72 वाले को भी जोड़ देती हूं तो ये और क्या 50n प्लस 50 बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वो एक पर्सन एडेड है और इसमें भी एडेड है, यानी इसको बराबर करो, सॉल्व करो, 22 इज इक्वल्स टू 2n, यानी n की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसका मतलब बोला क्या है, नंबर ऑफ द मेंबर्स बताने हैं, अब बताने हैं नाउ, यानी पहले 11 लोग थे अब एक और ऐड हो गया, यानी कि अब 12 लोग टोटल हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। स्मार्टली बस यही चीज़ करनी है कि सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखनी, स्टेप्स को मिस करो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप बैग इज ₹32,500, इट इज मार्क 24% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 24% ज़्यादा है, यानी 124/100 है किसका, अपना कॉस्ट प्राइस का। इसका मतलब इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 40,300 इसका मार्क प्राइस हो चुका है। अब आगे क्या है, एंड सोल्ड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट किस पे देते हो, मार्क प्राइस पे देते हो, डिस्काउंट दो जरा, यानी कि इसका कितना पार्ट निकाल लो 85 निकाल लो, 85/100, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना 34,255 रुपीज़। अब इसने प्रॉफिट बोला है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये रहा, सेलिंग प्राइस कितना है, ये रहा, जरा माइनस कर लो कितना प्रॉफिट हुआ 1,700 के आसपास पैसे, यानी कि डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। अब तो इजी पड़ा होगा कि आपको डिस्काउंट का निकालना है और आपको प्रॉफिट किस पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मशीन M alone can complete a job in 54 days, यानी M जो है 54 डेज में अगर काम पूरा खत्म कर सकती है और N आपका 90 डेज में अगर पूरा काम खत्म कर सकती है, तो मशीन N काम स्टार्ट करती है और फिर 45 डेज बाद चली जाती है, यानी ये टोटल ड्यूरेशन है। 45 डेज तक क्या करता है कि मशीन N ने काम स्टार्ट किया और छोड़ दिया, यानी ये काम N ने खत्म किया है, ठीक है। उसके बाद M काम खत्म कर रहा है, तो बताओ कितने दिन उसे लगेंगे। तो ज़रा मुझे बताइए कि अगर N पूरा काम कंप्लीट 90 डेज में कर रहा है तो इसका मतलब N 45 डेज में कितना काम करेगा, आधा ही तो काम बेटा खत्म करेगा। क्वेश्चन समझना, लैंग्वेज समझना मेरी, अगर 90 डेज में पूरा काम कर रहा है तो 1/2 आधे दिन में ये 45 काम आधे दिन में खत्म करेगा। समझ में आया, यानी कि बचा कितना, ये आधा काम ये खत्म कर चुका है फिर वो चला गया, तो बचा हुआ कितना काम है, आधा ही तो काम बचा है इसका, यानी ये मेरा रिमेनिंग वर्क है जो कौन करने वाला है, M करने वाला है। तो M आपका अगर पूरे काम को 54 डेज में करेगा तो आधे काम को कितने में करेगा, 54 इंटू 1/2 यानी 27 डेज में ख़त्म कर देगा। क्या इसमें कुछ भी ज़रूरत पड़ी कोई फॉर्मूला देखने की, किसी भी चीज़ की, तो क्वेश्चन को समझा करो उसके बाद करना। अननेसेसरी चीज़ें मत क्रिएट करना कि LCM ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, नहीं, पहले क्वेश्चन समझ जाइए उसके बाद आगे करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 60 वर्कर्स कैन मेक 90 चेयर्स इन 6 days वाइल वर्किंग 5 hours अ डे, यानी 60 लोग 90 चेयर्स बना रहे हैं, अगर 5 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कितने में लोग ज़्यादा लाऊं, अगर मैंने ज़्यादा लोग को X लिख दिया, अगर वो 120 चेयर बनाएंगे, हर दिन 6 घंटे काम करेंगे और 4 दिन में बनानी है, तो बताओ कितने ज़्यादा वर्कर्स में लगा दूँ। तो देखो MDH वाला फॉर्मूला पता है, MDH/W, यानी कि कितने महीने पहले 60 वर्कर्स हैं, कितने दिन कर रहे हैं काम, 6 दिन कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं, 90 चेयर्स का काम कर रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू, अगर नए मैन मेरे X हैं, कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन काम करेंगे, और कितने यार 6 आवर्स करने वाले हैं और 120 चेयर्स बनाएंगे। इधर से X की वैल्यू निकालिए, आपके पास आ जाएगा 100, यानी 100 लोग इसको ज़्यादा लगने वाले हैं। तो पहले कितने लोग थे आपके, 60 लोग ऑलरेडी अवेलेबल थे, अब कितने हो गए, 100 लोग हो गए, तो ज़्यादा
मोर लोग कितने हो गए, 100 माइनस 60, यानी कि 40 लोग इसको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। समझ में आया, बहुत इजी था। MDH मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो आई वॉज अबाउट टू से कि यहाँ पर मैं MDH रखती हूँ, ये भी आपको बताती हूँ कि नीचे वर्क लिखा जाता है इसके नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पाइप P कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड पाइप Q कैन फिल अ टैंक सेम टैंक इन X मिनट्स। यानी P का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मुझे बताओगे। अगर 20 मिनट में कर रहा है तो P 1 मिनट में 1/20 काम करता है और Q 1 मिनट में 1/x काम करेगा, ठीक है। पाइप R कैन एम्प्टी, ये खाली करता है, ये तो भर रहे हैं दोनों, ये खाली कर रहा है 60 मिनट में, तो Q को नेगेटिव कर दो क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो ये 1 मिनट में कितना खाली करता है आपका, सॉरी ये R है ना, ये 1 मिनट में खाली कर रहा है 1/60 का। डन। अब देखो PQR तीनों को खोला गया 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए अगर काम करवा रहे हो तो 1 मिनट का काम कितना होगा, 1/15 काम होगा। तो ये काम तीनों करेंगे, तो P 1 मिनट में 1/20 काम कर रहा है, Q 1 मिनट में 1/x कर रहा है और R बच्चा खाली कर रहा है, तो माइनस रखना। यहाँ से क्या x निकाल लोगे, x जैसे निकाल लोगे आपके पास 30x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर 30x की वैल्यू आ गई यानी कि Q 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1/30, यानी Q 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है टैंक को। पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय पाइप Q अलोन टू फिल 2/5 ऑफ द टैंक, यानी 2/5 भरना है। तो अगर बच्चा वो 30 मिनट में पूरा भर दे रहा है तो 2/5 कितने टाइम में भरेगा, ये 12 मिनट में 2/5 भर देगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इजी लगा, बस यहाँ पर कंसेप्ट ये था कि जो एम्प्टी वाला था ना इसको नेगेटिव रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 160। एवरेज अगर 12 नंबर्स का 160 है तो क्या सम बता दोगे, सीधा सीधा लिखा करो अब, 12 इंटू 160 दैट इज इक्वल्स टू 1920। एंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 145। तो यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स कितना आ जाएगा, 6 इंटू 145 दैट इज इक्वल्स टू आपका 870। अब इसने आगे बोला है इफ द एवरेज ऑफ द लास्ट नंबर इज 210, यानी कि सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स कितना होगा आपका, 4 इंटू 210, यानी कि 840 मेरा सम आ गया। इतना समझ में आया। अब इसने मुझे बोला है कि रेशियो ऑफ 7th एंड द 8th नंबर इज 4:3। 4:3 अगर रेशियो है मेरा 7th का और 8th का, तो 8th नंबर बताना है कि कितना होगा मेरा 8th नंबर। तो ज़रा देखिए, अगर ये मेरा टोटल 12 नंबर है, ठीक है, स्टार्टिंग के 12 नंबर में स्टार्टिंग के 6 नंबर का सम कितना है 870, बाद के 4 नंबर का सम कितना है आपका 840, बीच में 2 नंबर पड़ रहे हैं यानी कि 7th और 8th, उसके बाद 4 नंबर आ रहे हैं और इन 7th 8th का जो रेशियो दे रखा है दैट इज 4:3 आपका। डन। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 870 प्लस इसको मैं अगर 4x लिखती हूँ, 3x लिखती हूँ प्लस 840 दैट इज इक्वल्स टू 1920। क्या ये आंसर आ सकता है इधर से, तो यहाँ से करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड कीजिए ज़रा, यहाँ ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1710, ठीक है। 870 प्लस 840 कितना आएगा 1710, इसको 1920 में से माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 210, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। x जैसे ही 30 आया तो आपका 7th नंबर का हो गया 210 और 8th नंबर आपका हो गया 90 आपका। तो बोला क्या है 8th नंबर बताना था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। टाइम टेबल टाइमलाइन करके बताया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कौन से नंबर की बात हो रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दिस लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 50। देखिए जरा, 5/6 ऑफ अ नंबर इज 16 लेस। पढ़ना सिखाया था लैंग्वेज, जरा करो जल्दी जल्दी। 5/6 ऑफ द नंबर इज 16 लेस देन 2/3 ऑफ द अदर नंबर, यानी 2/3 अगर कोई दूसरा नंबर है उससे कितना है 16 कम है। अच्छा ये दूसरा नंबर है तो y लिख दो, ठीक है। इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर इज 240, यानी अगर बेटा पहला नंबर x है तो क्या मैं दूसरे नंबर को 240 माइनस x लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5/6x इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 240 माइनस x माइनस ऑफ 16, क्योंकि इजी हो जाएगा पूरा मेरा x के साथ। सबको आप क्या करो पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 इंटू 240 माइनस x माइनस ऑफ 96,
यानी कि 5x की वैल्यू आ चुकी है 960 माइनस 4x माइनस 96। तो यहाँ से 5x प्लस 4x इधर आ जाएगा तो 9x की वैल्यू आ जाएगी 864, तो x की वैल्यू 96 आ चुकी है। पूछा क्या है, स्मॉलर नंबर पूछा है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, ये अगर 96 होगा तो ये नंबर बड़ा ही तो होगा 144, तो स्मॉलर नंबर 96 हो गया। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो आपका स्मॉलर नंबर लिख लेना, स्मॉलर नंबर का आंसर हो जाएगा 96 आपका। क्या क्लियर हो गया? यही था पूरा आपका मिक्स क्वेश्चन का सेट, आपका 1 to 50 क्वेश्चन, जिसमें मैंने कोशिश किया है अगर कोई कंसेप्ट अर्थमेटिक और एडवांस में रह गया था वो मैंने यहाँ पर इस मिक्स में इंक्लूड कर दिया। उसके अलावा मैंने लैंग्वेज के साथ क्वेश्चंस को टफ किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट यू टुडेज क्लास।